नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। पहले तो ये देखना है कि बहुपद होता क्या है ना। पहले बहुपद क्या होता है वो समझते हैं हम। बहुपद में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमको, एक तो चर और एक अचर, है ना। तो चर के रूप में हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, है ना। क्या लिखा मैंने? चर के रूप में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, और अचर के रूप में संख्या हो जाएगी 1 2 3 8 20 25, है ना। ये क्या है? हमारे पास अचर है। चर और अचर मिलके एक बहुपद बनता है। चर और अचर मिलके एक बहुपद बनता है। जैसे हम लिखते हैं कि 2x प्लस 5, है ना। कितना है? 2x प्लस 5, ये बहुपद है। अगर मैंने लिखा है x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक बहुपद है। अगर मैंने लिखा x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। अगर y के रूप में है तो y की घात 2 माइनस 3y प्लस 5, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक बहुपद है। y की घात 2 माइनस 3y प्लस 5, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। और आगे हम देखते हैं बहुपद है। उसके बाद बहुपद वैसे तो दो प्रकार से पढ़ना है, पर हम बहुपद के बारे में तीन त्रिघात बहुपद देख लेते हैं। यानी जिसमें चर की घात एक रहती है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें चर की घात 2 रहती है उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जिसमें चर की घात 3 रहती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है रेखिक बहुपद, है ना। रेखिक बहुपद, है ना। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी रेखिक बहुपद में क्या लिखना है? वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर रेखिक बहुपद का हम उदाहरण देखते हैं तो 2x प्लस 5, है ना। मैंने क्या लिखा? 2x प्लस 5, और यहाँ पर x क्या है? एक चर है, और प्लस 5 यानी 5 क्या है? अचर है। अगर मैंने लिखा x की घात x माइनस 3, कितना लिखा? x माइनस 3, तो ये भी क्या है? एक रेखिक बहुपद है जिसमें x की घात कितनी है? 1 है। और मैंने लिखा 2p प्लस 3, है ना। कितना लिखा? 2p प्लस 3, तो यहाँ पर भी चर क्या है? p है। इसकी घात कितनी है? अगर कोई भी संख्या लिखी हुई रहे और उसके घातांक में कुछ भी नहीं दिखे, यानी हमेशा वो सोच के रखना है कि उसकी घात में हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है ना। और मैं ये भी बता दूं कि किसी भी संख्या के गुणे में भी 1 रहता है, बट्टे में भी 1 रहता है, और घात में भी हमेशा 1 रहता है, पर हम ना किसी को दिखाते हैं और ना ही हम बताते हैं। जैसे जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। अगर गुणे में रहता है तो जैसे गुणनखंड निकालते तो अपन क्या करते? 2 गुणित 1 कर लेते। या तो कोई संख्या है 3 गुणित 1 की जरूरत पड़ी तो 3 गुणित 1 भी कर देते हैं। अगर घात की बात करते हैं तो अगर कोई संख्या लिखी 2 की घात 2 गुणित 2 लिखा, है ना। 2 की घात 2 गुणित 2 लिखा है तो इसके आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है करके अपन कहते हैं। यानी इसकी घात कितनी है? 1 है, तो आधार समान 2 और 2, तो 2, इन दोनों में से एक को लिखना है, और इनकी घातें जुड़ेगी 2 और 1 कितनी हो जाएगी? 3, तो इसकी घात कितनी हो गई? 2 की घात 3 हो गई। वैसे ही अगर इसके बट्टे में हम किसी भी संख्या का अगर लघुत्तम लेते हैं कि मैंने लिखा 3 प्लस 2/5 लिखा है,
3 प्लस 2/5, यानी इस 3 के बट्टे में कुछ नहीं है, यानी हम कितना मानते, 1 मानते, यानी इसके बट्टे में भी 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के बट्टे में भी 1 रहता है, घात में भी 1 रहता है और गुणांक में भी हमेशा 1 रहता है। तो हम क्या देख रहे थे, रेखिक बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की परिभाषा कैसे हो जाएगी, वे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी क्या लिखना है, वे ऐसा बहुपद या वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर उदाहरण देखते हैं हम, x की घात 2 माइनस 2x प्लस 5, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ तो मैंने लिखा x की घात y की घात 2 माइनस 2y माइनस 3, यहाँ पर y भी क्या है, एक चर है, इसमें चर की घात कितनी है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, y की घात 2 माइनस 2y माइनस 3। तो ये भी कैसा है, एक द्विघात बहुपद है। अगर मैंने लिखा x की घात 2 माइनस 3 है ना, x की घात 2 माइनस 3, तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है, 2 है, यानी चर की घात 2 है, तो इसे भी हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर हमने लिखा है p की घात 2 माइनस 5p प्लस 10 है ना, p की घात 2 माइनस 5p प्लस 10, तो ये भी क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद है जिसमें चर, यानी चर क्या है, p है, p की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। अब अगला आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे बहुपद जिसके अधिकतम घात वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यानी क्या लिखना है, ऐसा बहुपद या वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है ना, मैंने क्या लिखा, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अगर लिखा है y की घात 3 माइनस 5 y की घात 2 प्लस 2y प्लस 10, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। अगर मैंने लिखा r की घात 3 माइनस 2r का वर्ग माइनस 5r प्लस 7, ये भी कैसा है, त्रिघात बहुपद क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अगर हमारे पास ये भी समीकरण आता है कभी, x की घात 3 माइनस 3, x की घात 3 माइनस 3, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। यानी कहने का मतलब है कि चर में, किसी भी चर में अधिकतम घात अगर 3 आ गई तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। सीधा सा उदाहरण है, रेखिक बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखना है हमको। हम मान लेते हैं कि माना द्विघात
बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। मैंने क्या लिखा, माना द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा, यानी अब एक यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि अल्फा बीटा, यानी मैंने दो शून्यांक लिए, दो शून्यांक इसलिए लिए क्योंकि ये द्विघात है। अगर रेखिक बहुपद रहता तो उसका एक शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्यांक रहेंगे और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यांक रहेंगे हमारे पास। तो हमने क्या माना कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी शून्यांक अल्फा और बीटा ले रखे, योग यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी सी हो जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देख लेते हम शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी यहाँ पर मैंने कोष्टक लगा के माइनस का बाहर निकाल रखा है, यानी माइनस तो हमेशा सूत्र में रहेगा। बी क्या है, बी एक्स का गुणांक, यानी इस द्विघात बहुपद में एक्स का गुणांक कितना है, बी है, यानी क्या लिखा एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक बराबर कितना है बी है, यानी एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है ए है, यानी इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास ए है। आगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी जो भी शून्यांक आएगा उसका गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बराबर क्या है, सी बराबर है अचर पद, यानी इस द्विघात समीकरण में अचर पद क्या है सी है ना, द्विघात समीकरण में हमारे पास अचर पद क्या है सी है। और ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं। हमारे पास उदाहरण दूसरा क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 2, इसमें दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी ये बोल रखा कि दो शून्यांक ज्ञात करना है, अभी हम लिख रहे थे ना अल्फा और बीटा, तो वैसे ही द्विघात बहुपद है हमारे पास, क्या दे रखा उदाहरण नंबर 2 हल दिया है, क्या दे रखा x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है ना। ये हमारे पास एक बहुपद दे रखा x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यानी इसका क्या करना है हमको शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करना है, पहले सबसे पहले तो वो सीखना जरूरी है। यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है हमारे पास 10 है, अचर पद कितना है 10, यानी 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 एकम 10 आएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 एकम 10, यानी क्या हो रहा है
अब क्या करना है, इस मध्य पद यानी बीच वाले पद कितना है हमारे पास, 7 है। सिर्फ हम अंकों को देखेंगे, यानी कितना है, 7 है। तो इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है कि दो पदों में विभक्त करना है, यानी दो संख्या ऐसी लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। यानी दो अंक ऐसे लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7 आना चाहिए और अगर उन दोनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 + 5 कर लेते हैं, है ना। क्या करना है, 2 + 5। अगर 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 × 5 कर देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी हमारे पास दो अंक कौन कौन से आ गए, 2 और 5। तो हम इस 7 के जगह पे क्या लिखना है हमको, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, है ना। यानी ये अगली ऊपर वाली लाइन बनाने के लिए x का वर्ग यानी x का वर्ग, 2x में 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये 10 का 10। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़े में ले लेना है। अब x का वर्ग प्लस 2x, ये दो भाई हो गए, है ना, दो भाई हो गए। यानी इन दोनों से एक चीज कॉमन निकालना। कॉमन यानी अगर उससे कुछ ले रहे हैं तो इससे भी लेना पड़ेगा, दोनों का बराबर लेना है, हर किसी को दुखी नहीं करना है कि पता चला कि एक से ज्यादा और एक से कम, ऐसा नहीं लेना है, दोनों से बराबर लेना है। यानी ये बड़ा वाला भाई है और उसका छोटा वाला ये है। यहाँ पर x की घात 2 प्लस 2x है, यानी यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x कितने हैं, 2 है, x की घात 2 यानी 2x है, और यहाँ पर x है तो क्या करना है, यहाँ पर एक x को बाहर निकालेंगे, x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर 2x थे तो बचा कितना, x प्लस ये चिन्ह प्लस का है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस। अब यहाँ से x को तो बाहर कर दिया हमने तो बचा कितना, 2। अगर x का गुणा x में करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, x का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से किसको बाहर निकालना है, यहाँ से हम 5 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 5x लिखा प्लस 5, इसको इस 10 को हमको क्या लिखना है, 5 × 10, है ना, 5 × 10। तो इस 10 में से 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 5 बाहर आएगा, यानी 5 उभयनिष्ठ बाहर हो गया। तो अंदर कितना बचा, यहाँ पर x प्लस इस 10 को क्या लिखा मैंने, 5 × 2, 5 तो बाहर हो गया, यानी बचा कितना, 2 बराबर 0। तो 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x आ जाएगा और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 × 2 = 10। ये वापिस से वही संख्या आ रही। अब यहाँ से ऊपर वाले में से उभयनिष्ठ निकाल रहे थे, वैसे के वैसे यहाँ से भी निकालना है। यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो ये इन दोनों में से एक को बाहर कर दो, यानी x प्लस 2 हो गया, है ना, x प्लस 2 बाहर हो गया। और अगला क्या बचा हमारे पास, x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0, है ना। ये दो गुणनखंड आए, क्या आए हमारे पास, दो गुणनखंड आए हुए हैं। और ये 9वीं में हम दो गुणनखंड निकालने की जो विधि थी वो सीख के आए थे, है ना। अब क्या करना है, इसके शून्यांक निकालना है, यानी दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो जब x प्लस 2 बराबर 0, है ना, x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का 2 है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तथा ये तो एक गुणनखंड की बात हो गई। दूसरा क्या है, x प्लस 5, यानी ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। ये प्लस का 5 है, बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर -5। यानी हमारे पास दो शून्यांक आ गए, x बराबर -2 और x बराबर -5। यानी दो शून्यांक, अगर इस द्विघात समीकरण में
x बराबर -2 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगर x बराबर -5 भी रखेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखना है, अतः शून्यांक -2 और -5 है ना। अतः शून्यांक -2 और -5। अब आगे क्या बोल रखा कि शून्यांक के सत्यता की जांच करना है कि शून्यांक सही है या गलत। तो उसको क्या करेंगे हम, शून्यांकों का योग, पहला पॉइंट क्या था, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना है, -5। तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस -5, -2 प्लस का गुणा माइनस में तो -5 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 बटे कुछ भी नहीं है, यानी क्या मान लेंगे हम, 1। अब आगे क्या लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और उसके आगे लिखा था -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तथा अगला पद क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 गुणित -5। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या हो जाएगा, -2 गुणित -5। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का, और 2 पंजे 10, 10 बटे में कुछ नहीं है तो 1, यानी ऊपर वाला पद क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। चलो अब आ गया हमारे पास, है ना, क्या आया, ऊपर वाले में देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों के योगफल में अल्फा प्लस बीटा कितना है, बटे में कितना आ रहा, 1 आ रहा, x स्क्वायर का गुणांक, 1 बराबर x स्क्वायर का गुणांक। और हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर में भी कितना आ रहा, बटे में 1 आ रहा, 1 बराबर कितना है, x स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर का गुणांक इन दोनों में बराबर आ रहा, x स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी x स्क्वायर का गुणांक 1 है। यानी इस द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, सिर्फ 1 है। यहाँ पर लिखा नहीं है, पर क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किसी भी संख्या के गुणे में, बटे में और घात में हमेशा 1 रहता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों तो सूत्र के माइनस है ना, कौन से माइनस है, सूत्र वाले माइनस है। और x का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ पर x का गुणांक 7, और उसके बाद अचर पद कितना है, 10, यानी अचर पद यहाँ पर हमारे पास भी 10 है। अब ये प्रश्न तुम उतार लेना, और बाकी का हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे का हम कल पढ़ेंगे।